Hello students, in previous lecture we had discussed about the working of GM counter. Now in this video we will discuss about some terms which are related with this counter are quenching, dead time, recovery time, efficiency of this counter, etc. So before discussing about this term, let's recall some points about the working of this counter. जैसे कि हमने देखा था कि GM काउंटर के केस में एक्सटर्नल वोल्टेज अब किस रीजन में लाई करी है, इन रीजन 5, एंड दिस इज सफिशेंटली हाई वोल्टेज दैट विल लीड टू गाइगर डिस्चार्ज इनसाइड द GM ट्यूब। जैसे कि आप इस फिगर की हेल्प से भी देख सकते हैं कि जो एनोड वायर है वो क्या है, सफिशेंटली फाइन वायर है कि, और अपरेटस की ज्योमेट्री किस तरह से है, सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है, जिसके कारण नियर एनोड वायर देयर इज़ हाई फील्ड स्ट्रेंथ दैट लीड टू गाइगर डिस्चार्ज नियर द एनोड वायर। देखिए कि जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन क्या कर रही है, ओरिजिनल आयनाइजेशन इवेंट यहाँ शो किया हुआ है, मींस जो आयन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इतनी सफिशेंट एनर्जी गेन कर लेते हैं दैट इट विल लीड टू एवलैंच नियर द एनोड वायर। और इस एवलैंच के थ्रू जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे दे विल ऑल्सो लीड टू अनदर एवलैंच इनसाइड दिस GM ट्यूब नियर द एनोड वायर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गाइगर डिस्चार्ज सेट हो जाता है कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज किस रीजन में लाई करे, इन रीजन 5। तो आप यहाँ से देखिए कि जो इस गाइगर डिस्चार्ज में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, जब ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर पहुँचेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, पल्स मिलेगी। देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्विकली एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट इज़ अबाउट इन टाइम 10⁻⁻6 सेकेंड। बट अगर हम पॉजिटिव आयंस को देखें तो पॉजिटिव आयंस क्या है, दीज आर मैसिव इन कंपैरिजन विद दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं, ये मैसिव पॉजिटिव आयन स्लोली मूव करते हैं, तो इसी के कारण ये क्या करते हैं, इस एनोड वायर के अराउंड एक पॉजिटिव आयन की शीट क्रिएट कर देते हैं। इस पॉजिटिव आयन की शीट के कारण एनोड वायर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। तो अगर इस टाइम पर कोई अनदर पार्टिकल इस GM ट्यूब में एंटर होगा, तो उस पार्टिकल के एंटर होने के बाद इनसाइड GM ट्यूब it will not lead to any kind of Geiger discharge, because now electric field strength is reduced because of the presence of this positive ion sheet। देखिए I'll repeat कि जब फर्स्ट पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल इस GM ट्यूब में एंटर होगा, तो एंटर होने के बाद ये क्या कर रहा है, इन GM ट्यूब देयर इज़ गाइगर डिस्चार्ज। तो इस गाइगर डिस्चार्ज में जितने पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्विकली एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं इन वेरी शॉर्ट टाइम विच इज़ अबाउट 10⁻⁻6 सेकेंड। बट जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयंस क्या है, स्लोली मूविंग पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये क्या करते हैं, इस एनोड वायर के अराउंड एक पॉजिटिव आयन की शीट क्रिएट कर देते हैं, और इस पॉजिटिव आयन की शीट के कारण एनोड वायर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो अगर इस टाइम पीरियड में कोई सेकेंड न्यूक्लियर पार्टिकल इस GM ट्यूब में एंटर होगा और क्या करेगा, आयनाइजेशन क्रिएट करेगा, तो अब इस रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के कारण इनसाइड GM ट्यूब गाइगर डिस्चार्ज सेट नहीं होगा। तो इसी वजह से जो सेकेंड पार्टिकल एंटर हुआ है GM ट्यूब में, हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जब सेकेंड न्यूक्लियर पार्टिकल इस GM ट्यूब में एंटर हो, तो उससे पहले ये पॉजिटिव आयन की जो शीट है, जो किसकी वजह से क्रिएट हुई है, फर्स्ट पार्टिकल की वजह से, ये पॉजिटिव आयंस रिमूव हो जाने चाहिए, ताकि जब सेकेंड पार्टिकल इस ट्यूब में एंटर हो तो हम उसे क्या कर सकें, फर्दर डिटेक्ट कर सकें। तो
इस पॉजिटिव आयन की शीट को जीएम ट्यूब में रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज़ क्वेंचिंग प्रोसेस. सो it is the process of elimination of positive ion sheet around the central wire is called quenching. इसी के साथ आप देखिए कि जब ये पॉजिटिव आयंस फर्दर कैथोड पर पहुंचेंगे पॉजिटिव आयंस, तो ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. और ये न्यूट्रलाइज होने के बाद एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स फर्दर क्या करते हैं, जब लो एनर्जी स्टेट में आते हैं तो फोटोन का एमिशन करते हैं. अब ये फोटोन्स फर्दर फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रोड के कैथोड के साथ इंटरेक्ट होने के बाद फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. और ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर क्या करेंगे, एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होकर फर्दर गाइगर डिस्चार्ज सेट कर देंगे. तो आप देखिए कि अगर एक पार्टिकल अगर इस जीएम ट्यूब में एंटर हो रहा है और इस तरह से गाइगर डिस्चार्ज क्रिएट कर रहा है, और जब ये गाइगर डिस्चार्ज में क्रिएट हुए पॉजिटिव आयंस यहाँ पहुँच रहे हैं कैथोड पर, और इनसे प्रोड्यूस हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब क्या होंगे, इनसे प्रोड्यूस हुए जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये फर्दर फिर से गाइगर डिस्चार्ज इनसाइड जीएम ट्यूब सेट कर देंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस सेट हो गया कि एक पार्टिकल के एंटर से ही इतने लार्ज अमाउंट में आयन पेयर क्रिएट होंगे कि जब सेकेंड पार्टिकल एंटर होगा तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो बिफोर द एंट्रेंस ऑफ सेकेंड पार्टिकल, जो फर्स्ट पार्टिकल के कारण गाइगर डिस्चार्ज सेट हुआ है इनसाइड जीएम ट्यूब, दिस मस्ट बी रिमूव बिफोर द एंट्रेंस ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल. मीन्स कि जब सेकेंड पार्टिकल जीएम ट्यूब में एंटर हो तो उस टाइम पर ये जीएम ट्यूब अपनी ओरिजिनल कंडीशन में हो कि जब फर्स्ट पार्टिकल एंटर हुआ था. तो इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि जब सेकेंड पार्टिकल इस ट्यूब में एंटर हो उस टाइम पर जो गाइगर डिस्चार्ज मीन्स जितने भी आयन पेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर पहुंच जाएं और जीएम ट्यूब क्या हो, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में हो. तो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि ये पॉजिटिव आयंस जो स्लोली मूविंग पॉजिटिव आयंस हैं ये क्या हो, कैथोड पर पहुंच जाए, और कैथोड पर पहुंचने के बाद जो ये फोटोन का एमिशन कर रहे हैं इन फोटोन्स को फर्दर एब्जॉर्ब कर लिया जाए ताकि ये फर्दर एवलांच सिस्टम सेट ना करे जीएम ट्यूब में, जिसके कारण हमें एक इंसिडेंट पार्टिकल के लिए 2 पल्स ऑब्जर्व हो. मीन्स क्या हो जाए, मल्टीपल सिस्टम सेट हो. तो मल्टीपल सिस्टम क्या है, अनडिज़ायरेबल है. तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इनसाइड जीएम ट्यूब पॉली एटॉमिक गैस फिल कर देते हैं ताकि क्या कर सके, क्वेंचिंग कर सके. सो क्वेंचिंग क्या प्रोसेस है, क्वेंचिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ पॉजिटिव आयन शीट सो दैट व्हेन सेकेंड पार्टिकल एंटर इनसाइड this CM tube, then this particle will also detected and will register a second pulse. So किस तरह से quenching की जाती है? This quenching process is of two type, as you can see here. See, quenching is of two type. One is external quenching and another is internal quenching. सो क्या डिफरेंस है इंटरनल क्वेंचिंग में और एक्सटर्नल क्वेंचिंग में, आप देखिए. फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल क्वेंचिंग. सो एक्सटर्नल क्वेंचिंग क्या प्रोसेस है कि जैसे ही एक पार्टिकल इस सीएम ट्यूब में एंटर होगा और आयन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्विकली क्या होंगे, एनोड वायर पर पहुंच जाएंगे. तो जैसे ही ये एनोड वायर की तरफ पहुंचेंगे तो यहाँ किससे अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये क्या करेगी, इसे अट्रैक्ट कर लेगा. तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव होंगे तो इसके पाथ में क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है विच इज़ अबाउट 10⁻10 ओम. ये बहुत हाई रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. तो यहाँ से गाइगर डिस्चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो यहाँ लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होगा. और अगर करंट ज़्यादा है तो इट मीन्स इस
हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि वोल्टेज किसके इक्वल है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप देखिए V किसके इक्वल है, करंट I इंटू में R। अब हमने जो यहाँ R चूज़ किया है रेजिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड टू दिस GM ट्यूब, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है विच इज़ अबाउट 10⁻10 ओम। तो जब इसके थ्रू लार्ज करंट फ्लो होगा देन देयर विल बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, और इस वोल्टेज ड्रॉप के कारण एनोड वायर का जो पोटेंशियल है ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर एनोड वायर का पोटेंशियल रिड्यूस होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस एनोड वायर विल रिड्यूस। तो इस तरह से अगर जब पॉजिटिव आयंस इस सरफेस पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके न्यूट्रलाइज होंगे और फर्दर फोटोन का एमिशन करेंगे, तो ये फोटोन से प्रोड्यूस होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स अब इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाएंगे कि ये फर्दर इनसाइड जीएम ट्यूब गाइगर डिस्चार्ज को सेट कर सकें। मींस जो गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी रिड्यूस हो जाएगा, तो जिसके कारण फर्दर नेक्स्ट जो गाइगर डिस्चार्ज है वो सेट नहीं होगा, विच वॉज अनडिज़ायरेबल। क्योंकि जो ये सेकेंड टाइम जो गाइगर डिस्चार्ज सेट हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयंस व्हेन दे रीच एट द कैथोड सरफेस। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके साथ जीएम ट्यूब के साथ हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं कि जब इसके थ्रू करंट फ्लो होगा देन देयर विल बी लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, और इस वोल्टेज ड्रॉप के कारण एनोड वायर पर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाता है कि फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं एनोड वायर की तरफ वो फर्दर गाइगर डिस्चार्ज को सेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम मल्टीपल पल्स जो क्रिएट हो रही थी बिकॉज ऑफ सिंगल पार्टिकल, हम उसे क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। सो दिस इज़ the process which is external process through which quenching can be set inside this GM tube. This is known self process कि हमने क्या किया है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेट किया है कि ये फर्दर पॉजिटिव आयन की शीट को जो एनोड वायर के अराउंड सेट हो चुकी है इसे रिमूव कर देती है। इसी के साथ आप देखिए कि इंटरनल क्वेंचिंग क्या है। इंटरनल क्वेंचिंग क्या प्रोसेस है कि जब पॉजिटिव आयंस कैथोड पर पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या होगा, फोटोन का एमिशन होगा। तो हम इंटरनल क्वेंचिंग किस तरह से करते हैं, इंटरनल क्वेंचिंग के लिए हम इस गैस चैम्बर में क्या करते हैं, एक पॉली एटॉमिक गैस को फिल कर देते हैं विद द नोबल गैस की आर्गन गैस के साथ यहाँ पॉली एटॉमिक गैस को मिक्स कर देते हैं, एज यू कैन सी हेयर विच आर 10% ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो जब पॉजिटिव आर्गन आयंस कैथोड सरफेस पर पहुँचेंगे तो ये कैथोड पर पहुँचने के बाद क्या करते हैं, क्या करेंगे, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, और ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर क्या कर रहे थे, गाइगर डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रहे थे। आप अब यहाँ से देखिए कि जो इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है दैट इज़ लोअर इन कंपैरिजन विद द आर्गन मॉलिक्यूल्स। इथाइल एल्कोहल्स के एटम्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर आप देखें आर्गन का तो आर्गन का आयनाइजेशन पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब भी रेडिएशन क्या है, फर्दर जो गैस मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहे हैं और डिस्चार्ज सेट हो रहा है इनसाइड ट्यूब, तो जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स गैस मॉलिक्यूल गैस चैम्बर में ड्रिफ्ट होंगे तो ये क्या करते हैं, इथाइल एल्कोहल के एटम्स को आयनाइज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखें इथाइल एल्कोहल के एटम्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल इन कंपैरिजन विद आर्गन गैस लोअर है, तो ये क्या करते हैं, इजीली आयनाइज हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं तो उस टाइम पर ज़्यादा अमाउंट में इथाइल एल्कोहल के एटम्स आयनाइज होते हैं, और जब ये इथाइल एल्कोहल के एटम्स कैथोड सरफेस पर पहुंचते हैं तो ये फोटोन का एमिशन करने के बजाय डिसोसिएशन कर लेते हैं। तो डिसोसिएशन करके ये फर्दर
न्यू मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट फोटोन का एमिशन नहीं करते। तो फोटोन का एमिशन नहीं होगा तो फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जिसके थ्रू नेक्स्ट गाइगर डिस्चार्ज सेट नहीं होगा, जो कि क्या कर रहा था, एक सिंगल पार्टिकल के लिए मल्टीपल पल्स दे रहा था। तो इस तरह से हम इंटरनल क्वेंचिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इस पॉजिटिव आयन की शीट को जो एनोड वायर के अराउंड सेट हो गई है, इसे हम फर्दर रिमूव कर सकते हैं। आई विल रिपीट कि किस तरह से इंटरनल क्वेंचिंग में पॉजिटिव आयन की शीट को रिमूव किया जाता है। अब देखिए कि जब पॉजिटिव आयंस, जब इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें गाइगर डिस्चार्ज के टाइम पर प्रोड्यूस हुए हैं, ये एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, और पॉजिटिव आयन के किसकी तरफ, कैथोड सरफेस की तरफ मूव होते हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये जब फर्दर गैस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो इस आयनाइजेशन के टाइम पर इथाइल एल्कोहल के जो एटम्स हैं वो इजीली आयनाइज हो जाते हैं। तो जब ये पॉजिटिव आयंस कैथोड सरफेस पर पहुंचते हैं, तो उस केस में मोस्ट ऑफ आयंस वो एल्कोहल के आयंस होंगे, और ये एल्कोहल के आयंस जब कैथोड सरफेस पर पहुंचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके फर्दर न्यूट्रलाइज होंगे। तो ये डिसोसिएशन करते हैं इन कंपैरिजन विद कि ये फोटोन का एमिशन करें। बट जब आर्गन मॉलिक्यूल्स कैथोड पर पहुंचते हैं तो ये फोटोन का एमिशन करते हैं, जो फर्दर गाइगर डिस्चार्ज सेट कर रहा था। बट अगर आर्गन एटम्स के बजाय कैथोड सरफेस पर मोस्ट ऑफ एल्कोहल एटम्स पहुंचेंगे, तो ये एल्कोहल एटम फोटोन्स का एमिशन नहीं करते, ये क्या करते हैं, फर्दर डिसोसिएशन करते हैं, और डिसोसिएशन करके ये फोटोन का एमिशन नहीं करते, जिसके थ्रू फर्दर गाइगर डिस्चार्ज सेट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक सिंगल पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो एक सिंगल पार्टिकल के एंटर से हमें आउटपुट में एक सिंगल पल्स ऑब्जर्व होगी। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड जीएम ट्यूब पॉजिटिव आयन की शीट को एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग एनी पॉली एटॉमिक गैस इनसाइड दिस गैस चैम्बर। बट जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स कर रहे हैं इनसाइड दिस जीएम ट्यूब, इसकी डिसएडवांटेज है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जब ये अल्कोहल एटम्स कैथोड सरफेस पर पहुंचते हैं, तो ये फर्दर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके डिसोसिएट हो जाते हैं। इस तरह से इनसाइड जीएम ट्यूब गैस का जो प्रेशर है दैट विल चेंज, और ये प्रेशर चेंज होने से जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर गाइगर डिस्चार्ज सेट हो रहा था, वो पर्टिकुलर वोल्टेज भी चेंज हो जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है कि टाइम के साथ जो ऑर्गेनिक वेपर्स हैं ये क्या हैं, वोलाटाइल हैं, और क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यहाँ इथाइल अल्कोहल मिक्स करने के बजाय इसमें हैलोजन के ट्रेसेस मिक्स किए जाते हैं, जो फर्दर क्या है कि अगर कैथोड सरफेस पर पहुंचकर डिसोसिएट होते हैं, तो ये डिसोसिएशन के बाद फिर से रिकम्बाइन होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो जीएम ट्यूब है इसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलाटाइल कंपाउंड है। और हैलोजन ट्रेसेस की इम्पोर्टेंस ये भी है कि आप देखिए कि जीएम ट्यूब में जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो इस गाइगर प्लेटो रीजन में सेट की जाती है, और अगर जीएम ट्यूब में आर्गन और इथाइल अल्कोहल फिल किए जा रहे हैं, तो उस केस में ये वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 1000 टू 14000 वोल्ट्स के बीच में होती है। बट अगर हम इसमें हैलोजन ट्रेसेस फिल कर रहे हैं, तो हैलोजन ट्रेसेस के केस में जो ये गाइगर मूलर रीजन है, ये मीन्स कि कितनी वोल्टेज पर इनसाइड ट्यूब गाइगर डिस्चार्ज सेट होगा, ये वोल्टेज भी लोअर हो जाती है। दिस इज़ अबाउट 300 टू 400 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हम इतनी कम वोल्टेज पर भी इनसाइड गैस ट्यूब गाइगर डिस्चार्ज सेट कर सकते हैं। सो ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि अगर हम इसमें हैलोजन ट्रेसेस फिल करें। इसी के साथ आप देखिए कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिल किए जा रहे हैं जीएम ट्यूब में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 0 डिग्री सेल्सियस पर जाकर कंडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण जीएम ट्यूब
वर्क नहीं कर पाती। बट अगर इसी के साथ हम हैलोजन ट्रेसेस को कंपेयर करें तो हैलोजन ट्रेसेस एक लार्ज टेम्परेचर रेंज में ईजिली वर्क कर सकती है, मींस अबाउट -50 डिग्री सेल्सियस टू +60 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जीएम ट्यूब को डैमेज किए बिना हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम इसमें पॉली एटॉमिक वोलाटाइल कंपाउंड मिक्स कर रहे हैं देन दे विल डैमेज दिस जीएम ट्यूब। So this is about the quenching that is necessary so that the positive ion sheet could easily eliminated which is created around this central wire. नाउ नेक्स्ट देखिए डेड टाइम। डेड टाइम का क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड वायर पर अट्रैक्ट होंगे और एनोड वायर पर अट्रैक्ट होने के बाद जो ये पॉजिटिव आयन की शीट यहाँ क्रिएट हुई थी, इस टाइम पर अगर कोई सेकेंड पार्टिकल इस जीएम ट्यूब में एंटर होगा तो ये सेकेंड पार्टिकल डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? ये पॉजिटिव आयंस जो किसके अराउंड है, एनोड वायर के अराउंड क्रिएट हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर पार्टिकल विच वाज एंटर्ड इनसाइड दिस जीएम ट्यूब। तो जब ये सेकेंड पार्टिकल इस ट्यूब में एंटर होगा तो हम इसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो वो टाइम कि जिस टाइम में जीएम ट्यूब क्या हो जाए, इनसेंसिटिव हो जाए टू द नेक्स्ट पार्टिकल, कि ये क्या कर रहा है कि नेक्स्ट पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, दैट टाइम इज़ कॉल्ड द डेड टाइम। सो द टाइम ड्यूरिंग विच द काउंटर इज़ कम्प्लीटली इनसेंसिटिव टू द नेक्स्ट इंसिडेंट पार्टिकल इज़ कॉल्ड द डेड टाइम। और ये डेड टाइम जीएम ट्यूब के केस में अप्रोक्सीमेटली 100 माइक्रोसेकंड के इक्वल होता है, कि इतने टाइम में जो ये पॉजिटिव आयंस हैं जब ये अपने क्या होंगे, कैथोड पर पहुंच जाएंगे तो ये एनोड वायर का पोटेंशियल अपनी ओरिजिनल गाइगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर आ जाएगा। कि अब जब सेकेंड पार्टिकल इस जीएम ट्यूब में एंटर होगा तो ये फर्दर क्या करेगा, इसी तरह से गाइगर डिस्चार्ज सेट कर पाएगा और हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, पल्स मिलेगी। सो ये टाइम क्या है, वो टाइम के जिसमें जीएम ट्यूब क्या हो जाए, कम्प्लीटली इनसेंसिटिव हो जाए, कि जब कोई नेक्स्ट पार्टिकल एंटर होगा तो ये इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो इन पॉजिटिव आयन की शीट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेंचिंग करते हैं। तो जितना क्विकली पॉजिटिव आयन की शीट एनोड वायर के अराउंड रिमूव होगी उतना ही ज़्यादा उस जीएम ट्यूब की क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। इसी के साथ आप देखिए किस तरह से पल्स फॉर्मेशन होती है इस जीएम काउंटर के केस में। देखिए यहाँ से कि एनोड वायर जो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सेट है, पर्टिकुलर वोल्टेज पर। आप देखिए बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस डेड टाइम कि किस तरह से प्लेटो रीजन में क्या किए जाती है, वोल्टेज सेट की जाती है। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ क्या शो किया हुआ है, दिस इज़ स्टार्टिंग वोल्टेज, और जैसे जैसे ये वोल्टेज इंक्रीज़ की जाती है तो यहाँ क्या शो किया हुआ है, दिस इज़ थ्रेशोल्ड ऑफ प्लेटो एंड दिस इज़ गाइगर प्लेटो। और ये वोल्टेज क्या है, दिस इज़ ब्रेक डाउन वोल्टेज, कि अगर इस ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद वोल्टेज इंक्रीज़ की जाए तो जो जीएम ट्यूब है उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सेट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज इस पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज में लाई कर रही है तो उस केस में इनसाइड जीएम ट्यूब जब भी कोई पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर होगा तो उस पार्टिकल की वजह से इनसाइड जीएम ट्यूब देयर विल बी गाइगर डिस्चार्ज। तो जीएम काउंटर के केस में ये प्लेटो रीजन अप्रोक्सीमेटली 200 वोल्ट्स के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से देखिए कि अगर सपोज इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जीएम ट्यूब को इस पर्टिकुलर वोल्टेज को अप्लाई किया गया है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और कोई पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल गैस चैम्बर में एंटर होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आयन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से मल्टीपल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। और ये आयंस जब क्या करते हैं,
कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स ये स्लोली मूव करते हैं और एक पॉजिटिव आयन की शीट बना लेते हैं, जिसके कारण वोल्टेज अराउंड दिस एनोड वायर क्या होता है, शार्पली रिड्यूस हो जाता है। आप देखिए कि यहाँ ये क्या शो किया हुआ है, दिस इज़ ऑपरेटिंग वोल्टेज, कि जिस वोल्टेज पर एनोड वायर को सेट किया हुआ है कि अगर अब पार्टिकल इन एंटर होगा इनसाइड दिस गैस चैम्बर देन इट विल लीड टू लार्ज नंबर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए यहाँ ये क्या शो किया हुआ है, दिस इज पॉइंट ऑफ द एंट्री ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल। तो जैसे ही एनर्जेटिक पार्टिकल गैस चैम्बर में एंटर होगा और इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्विकली एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होके हमें आउटपुट में क्या देते हैं, पल्स। कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, लाइट पार्टिकल्स हैं और इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए आप देखिए कि जो ये पल्स मिल रही है हमें आउटपुट में, यहाँ एक शार्प डिक्रीज़ है, यहाँ क्या है कि वोल्टेज में शार्प डिक्रीज़ है। बट इसके बाद आप देखिए ये पल्स धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। ये किसकी वजह से, कि जैसे जैसे पॉजिटिव आयंस भी कैथोड पर पहुँचेंगे तो क्या होगा, एनोड वायर अपने ओरिजिनल पोटेंशियल पर पहुंच जाएगी। जैसे कि बिफोर एंट्रेंस ऑफ दिस आयनाइजिंग पार्टिकल जो पोटेंशियल था एनोड वायर का, जब ये पॉजिटिव आयन की जो शीट है ये कंप्लीट इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएगी तो ये एनोड वायर अपनी ओरिजिनल ऑपरेटिंग पोटेंशियल पर आ जाएगा। आप देखिए फिर से कि जो एनोड वायर है उसे एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर इस तरह सेट किया हुआ है कि जब भी कोई न्यूक्लियर पार्टिकल गैस चैम्बर में एंटर होगा तो ये लार्ज नंबर ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड वायर पर कलेक्ट होंगे तो आउटपुट में जो हमें पल्स मिल रही है उसके अक्रॉस लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और हमें ये क्या मिल रही है, यहाँ शार्प डिक्रीज शो किया हुआ है। बट इस जैसे ही ये डिक्रीज होगा, अब देखिए इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में एनोड वायर के अराउंड पॉजिटिव आयंस की शीट क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण इस वायर के अलोंग पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है। और इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई सेकंड पार्टिकल चैम्बर में एंटर होगा तो ये काउंटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस टाइम को क्या कहते हैं, दिस इज़ डेड टाइम। अब जैसे जैसे ये पॉजिटिव आयन की शीट कैथोड पर पहुंचेगी तो एनोड वायर अपने ओरिजिनल ऑपरेटिंग पोटेंशियल पर आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर इस टाइम, इसके बाद जब ये इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर आ जाएगा तो अब अगर यहाँ पर सेकंड पार्टिकल एंटर होगा गैस चैम्बर में तो काउंटर उसे इजीली डिटेक्ट कर लेगा। क्लियर। आप यहाँ से देखिए कि ये टाइम क्या है, दिस इज़ डेड टाइम, और इस डेड टाइम को क्रॉस करके जब फिर से पॉजिटिव आयंस क्या करें, कैथोड पर पहुँच रहे हैं और हमें नेक्स्ट पार्टिकल की वजह से क्या मिलेगी, पल्स मिलनी शुरू हो जाएगी, उस टाइम को क्या बोलते हैं, दैट इज़ रिकवरी टाइम। आप इसे यहाँ से भी समझ सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। देखिए यहाँ से क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे किस पे, एनोड वायर पर, तो ये यहाँ पोटेंशियल क्या है, शार्पली रिड्यूस होगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव आयंस फर्दर कैथोड सरफेस पर पहुँचेंगे तो पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, एनोड वायर के अक्रॉस पोटेंशियल को ड्रॉप कर देते हैं, जिसके कारण अगर सेकंड पार्टिकल एंटर हो रहा है तो उसके लिए जीएम ट्यूब इनसेंसिटिव हो जाती है, और इस टाइम को क्या बोलते हैं, डेड टाइम। बट ये टाइम पास होने के बाद जैसे ही हमें सेकेंड पार्टिकल की वजह से पल्स मिलनी स्टार्ट होती है तो इस पल्स की इतनी सफिशेंट हाइट नहीं होती कि हम इसे डिटेक्ट कर पाएँ। तो एक पर्टिकुलर टाइम के जिस टाइम में हमें एक प्रॉपर सफिशेंट हाइट की पल्स ऑब्ज़र्व हो, उस टाइम को क्या बोलते हैं, ये कौन सा टाइम है, दैट टाइम इज़ कॉल्ड द रिकवरी टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तक अगर कोई पार्टिकल एंटर हो रहा था तो डिटेक्टर काउंट नहीं कर पा रहा था, बट इस टाइम के बाद अगर कोई पार्टिकल एंटर हो रहा है तो इसकी वजह से जो पल्स ऑब्ज़र्व हो रही है उस पल्स की हाइट इतनी नहीं है कि हम उसे डिटेक्ट कर पाएँ। बट फर्दर जैसे ही ये पॉजिटिव आयन की शीट रिमूव हो जाएगी, ये पल्स की हाइट फर्दर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो वो पर्टिकुलर टाइम कि जिस टाइम में हमें नेक्स्ट पल्स एक सफिशेंट हाइट की ऑब्ज़र्व हो, वो टाइम क्या है, दैट इज़ रिकवरी टाइम। क्लियर। सो दिस टोटल टाइम इज कॉल्ड द रिजोल्विंग टाइम, मीन्स सम ऑफ डेड टाइम प्लस
सम ऑफ दिस रिकवरी टाइम, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ डेड टाइम, और वो पर्टिकुलर टाइम कि जिस टाइम के बाद हमें सफिशेंट हाइट की पल्स ऑब्जर्व हो जिसे डिटेक्टर डिटेक्ट कर सके, वो टाइम क्या है, रिकवरी टाइम. सो सम ऑफ दिस डेड टाइम एंड रिकवरी टाइम इज कॉल्ड द रिजोल्विंग टाइम ऑफ दिस जीएम काउंटर. तो जितना कम रिजोल्विंग टाइम है उतनी ही हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप देखिए कि अगर डेड टाइम ज़्यादा होगा, डेड टाइम ज़्यादा होने का मतलब कि अगर पॉजिटिव आयंस को कैथोड पर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो उस केस में काउंटिंग रेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल उस पर्टिकुलर टाइम में दूसरे पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. इसी के साथ अगर रिकवरी टाइम ज़्यादा होगा मींस कि एक सफिशेंट हाइट की पल्स को फिर से ऑब्ज़र्व करने के लिए अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो उस केस में भी काउंटिंग रेट जीएम ट्यूब का रिड्यूस हो जाएगा. तो आप यहाँ से देखिए कि ये डेड टाइम और रिकवरी टाइम अगर कम होगा तो उस केस में रिजोल्विंग टाइम क्या हो जाएगा, उस केस में काउंटिंग रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज़ द डेड टाइम एंड रिकवरी टाइम. इसी के साथ आप देखिए कि एफिशिएंसी क्या है काउंटर की, कि सपोज अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं इनसाइड जीएम ट्यूब इन रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल, मीन्स अगर कैपिटल N क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट इनसाइड जीएम ट्यूब, और स्मॉल n पार्टिकल्स क्या है कि जो पर यूनिट टाइम ऑब्जर्व हो रहे हैं. suppose let's say suppose 100 particles are incident on GM tube और इसमें से 750 पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं. तो ये स्मॉल n क्या है, 750 एंड कैपिटल N इज़ 1000. तो एफिशिएंसी क्या होगी इस जीएम काउंटर की, देन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू number of particles observed per unit time to the incident number of particle is called the efficiency of this counter. If 750 particles is observed per unit time with respect to the incident which are 1000, then the efficiency of this GM counter is equals to 75%. Clear? So this is how we explain this efficiency of this counter. इसी के साथ जीएम काउंटर की इम्पोर्टेंस क्या है, कि जैसे कि हमने प्रोपोर्शनल काउंटर में देखा था कि प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में अगर क्या करना है कि हम क्या कर सकते थे, प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में हम इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकते थे. तो उसे ऑपरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज मेंटेन करनी नेसेसरी थी ताकि हम क्या कर सकें, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकें. बट आप जीएम काउंटर के केस में देखिए कि जीएम काउंटर के केस में जो एक्सटर्नल वोल्टेज सेट की गई है, दिस एक्सटर्नल वोल्टेज नाउ लाई इन दिस गाइगर प्लेटो रीजन. तो हमें एक शार्प वोल्टेज सेट करने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ जीएम काउंटर, जैसा कि हमने प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में डिस्कस किया था. सो इस प्लेटो रीजन में अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सेट की गई है तो अगर इस रीजन में वोल्टेज अप्लाई करें इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो जब भी कोई एनर्जेटिक पार्टिकल गैस चैम्बर में एंटर होगा तो ये क्या करेगा, इनसाइड जीएम ट्यूब इट विल प्रोड्यूस गाइगर डिस्चार्ज. सो मेन इम्पॉर्टेंस क्या है इस काउंटर की, कि ये वेरी लो एनर्जी पार्टिकल्स को भी इजीली डिटेक्ट कर सकता है, और हमें जो आउटपुट में पल्स ऑब्जर्व होती है दैट इज़ सफिशेंटली लार्ज पल्स कि जिसे फर्दर एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. बट हेयर यू कैन नोट कि जो हमें आउटपुट में पल्स ऑब्जर्व होती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल आयनाइजेशन, तो जिसके कारण हम इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर सकते. सो जीएम काउंटर की एडवांटेजेस क्या हैं, कि जीएम काउंटर इजीली क्या करता है, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकता है, बट ये इसके थ्रू हम इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर सकते. दिस काउंटर इज़ लार्जली यूज्ड टू डिटेक्ट कॉस्मिक रेज.
इसी के साथ आप देखिए काउंटर की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एक सिंगल आयन पेयर अगर इनसाइड ट्यूब क्रिएट हो रहा है अगर इंसिडेंट पार्टिकल के कारण, तो ये इजीली उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। और जो हमें आउटपुट में पल्स ऑब्जर्व होती है उससे उससे फर्दर एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है। सो और इम्पोर्टेंस क्या है कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, दैट एक्सटर्नल वोल्टेज नाउ लाई इन दिस गाइगर प्लेटो रीजन, कि हमें एक शार्प पॉइंट पर वोल्टेज मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने प्रोपोर्शनल काउंटर में डिस्कस किया था। बट इसी के साथ इस जीएम काउंटर की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर जीएम काउंटर का रिजोल्विंग टाइम बहुत ज़्यादा है, मींस डेड टाइम प्लस रिकवरी टाइम, तो उस केस में हाई काउंटिंग रेट के इवेंट्स को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसी के साथ ये एफिशिएंटली गामा रेडिएशंस को भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। और जीएम काउंटर इज़ ऑल्सो नॉट एबल टू डिटेक्ट न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। आप देखिए अगर जीएम काउंटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर फिल किए जा रहे हैं, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, डिसोसिएशन होने के बाद इनसाइड गैस ट्यूब प्रेशर को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण जीएम ट्यूब की लाइफ रिड्यूस हो जाती है। दिस इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस जीएम ट्यूब। क्लियर। और वन ऑफ मेन डिसएडवांटेज ऑफ जीएम काउंटर इज़ दैट कि इट इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स की एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पाता और नेचर को भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। मीन्स अगर हम अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल एंटर करा रहे हैं तो इट इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्टिकल, क्योंकि हर पार्टिकल के लिए हमें सेम हाइट की पल्स ऑब्जर्व होती है एट द आउटपुट ऑफ डिटेक्टर। So this is about GM counter. So thank you students.